गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टाइटल है कि जब वसीयत पर वसीयत गृहीता दस्तखत कर दे तब क्या परिणाम होंगे। अभी तक हमने देखा था भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 67 में कि यदि कोई लाभार्थी जिसको लाभ दिया गया है वो गवाह बन जाता है तो वो वसीयत तो वैध होती है, लेकिन जो गवाह बनता है जिसको उसमें लाभ दिया गया है वो उसमें हक प्राप्त नहीं कर सकता और अन्य लोग जिनको वसीयत के जरिए लाभ दिया गया है वो लाभ प्राप्त करने के अधिकारी रहते हैं। मतलब यदि जिसको कहते हैं कि लाभार्थी लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति गवाह बन जाता है तब वो उस वसीयत से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकेगा। लेकिन अब कंडीशन ये होती है कि वसीयत कर्ता और वसीयत गृहीता और दो गवाह ये वसीयत के मुख्य आधार स्तंभ हैं के ऊपर दस्तखत कर देता है और वसीयत को स्वीकार कर लेता है तो क्या परिणाम होंगे। इसके संबंध में मैं सबसे पहले आपको जानकारी दे दूं कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 59 और 63 ये जो प्रावधान इसमें बताए गए हैं और धारा 2H में वसीयत की परिभाषा भी दी गई है। तो वसीयत की जो परिभाषा दी गई है वो कहीं ना कहीं एक तरफा घोषणा है वसीयत की। जो वसीयतकर्ता की अंतिम इच्छा होती है और वो उसकी पूर्ण स्वस्थ और बालिग अवस्था में दो स्वतंत्र साक्षियों की मौजूदगी में वसीयत को लिखता है और उस पर दस्तखत करता है और गवाह भी वसीयतकर्ता की मौजूदगी में दस्तखत करते हैं। इसमें कहीं भी वसीयत गृहीता का उल्लेख नहीं है सर। मतलब ये एक तरीके से एक पक्षी दस्तावेज है और जो वसीयतकर्ता की अंतिम इच्छा की एक घोषणा है। इसमें स्वीकारोक्ति आवश्यक नहीं है, जैसा कि रजिस्टर्ड विक्रय विलेख में होता है, दान पत्र में होता है, पावर ऑफ अटॉर्नी में होता है। इन सब में दोनों पक्ष मौजूद होते हैं, गवाह मौजूद होते हैं और प्रतिफल होता है उनके बीच में। बिना प्रतिफल के भी हो जाते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी परिवार के सदस्यों के बीच में। तो वो एक विधिक रूप से तभी मान्य होंगे, लेकिन वसीयत बिना प्रतिफल के एक अंतिम इच्छा के रूप में घोषणा की जाती है एक तरफा। अब यदि इस एक तरफा घोषणा को तोड़ते हुए, इन नियमों का उल्लंघन करते हुए उसको स्वीकार कर लिया जाए तब धारा 2H की जो मूल भावना है ये कार्य उसके विपरीत माना जाएगा, क्योंकि वो एक पक्षी घोषणा। वसीयत की आप ड्राफ्टिंग भी आप देखेंगे तो सिर्फ वसीयत करता ही होगा, दो गवाह होंगे, कोई डॉक्यूमेंट्स की भी उसमें आवश्यकता नहीं लगती। कई बार सिर्फ आप चेक कर लें कि वो जो लिखा हुआ है वास्तव में प्रॉपर्टी मौजूद है भी कि नहीं, क्योंकि अगर आपने वही गलत लिख दी तो वो प्रॉपर्टी मौके पे मिलेगी नहीं, वसीयत अपना में ही खत्म हो जाएगी, निरस्त हो जाएगी वो। तो ये सब चीजें, इन सभी चीजों पे जो हम आगे चर्चा करेंगे तो उसके लिए मैंने सर एक ई बुक भी आपके लिए तैयार की है। उसकी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। ई बुक डाउनलोड दिखाई देगा आपको, वहां क्लिक करेंगे तो आप वहां से वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। आपको आवश्यकता महसूस होती है तो उसको आप बाय भी कर सकते हैं। तो आइए सर हम बिना देरी करे इस मुख्य टॉपिक पर चर्चा करते हैं। इस पर सर्वोच्च न्यायालय के कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी मैंने आपके लिए तैयार किए हैं, उनकी विस्तृत व्याख्या भी मैंने इसमें की है। तो आइए सर बिना देरी करें वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आइए सर, स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब वसीयत गृहीता ने वसीयत को जीवित रहते ही स्वीकार कर लिया तो क्या वह वसीयत मानी जाएगी। इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। ये हमारे वीडियो का भी टाइटल है और ई बुक का भी यही टाइटल है। आगे की जो महत्वपूर्ण जानकारी है मैं आपको इसी बुक के अंदर से दे रहा हूं। तो आइए सर, लाभार्थी के हस्ताक्षर, क्या वसीयत रद्द। विषय, जब वसीयत पर लाभार्थी ने वसीयत को स्वीकार करते हुए हस्ताक्षर किए तब क्या स्थिति बनेगी। इसमें हम देखेंगे सर, स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब लाभार्थी, जिसको हम वसीयत गृहीता भी कहते हैं, वसीयत की जो कॉपी है, जो वसीयत की कॉपी तैयार की जाती है उस पर गवाह ना बनते हुए वसीयत को स्वीकार करते हुए उस पर हस्ताक्षर कर देता है। ये एक नई स्थिति आ गई सर हमारे सामने। ऐसी स्थिति में वसीयत पर संदेह पैदा होता है और उसे न्यायालय में संदिग्ध वसीयत, सस्पेशियस सर्कमस्टेंस माना जा सकता है। ये एक चीज हमारे सामने निकल कर आती है। गवाह बन गए, वो कंडीशन अलग हो गई। अब आप स्वयं ही उस पर स्वीकार कर रहे हैं, जबकि वो कहीं भी कानून में नहीं लिखा हुआ है कि उसको स्वीकार किया जाएगा और सिर्फ वो एक तरफा घोषणा है जो वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद ही प्रभाव में आती है। आपने स्वीकार करके मृत्यु से पहले ही उसको स्वीकार कर लिया, उसको मृत्यु से पहले ही प्रभावी बना दिया, तो आपने तो हालात जो धारा 2H की परिभाषा है उसके विरुद्ध ही कार्य कर दिया सर। अब हम आगे देखते हैं। इसमें प्रासंगिक कानून है जो सेक्शन 63 इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 की है। इसकी जो विधिक प्रक्रिया है वो गवाह की आवश्यकता धारा 68 में है।
तो इसको हम एक उदाहरण से भी समझ लेते हैं सर, कि सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या के अनुसार लाभार्थी का वसीयत पर किसी भी रूप में हस्तक्षेप संदेहजनक माना जाएगा। सरल उदाहरण है सर इसका। शंकर ने एक वसीयत लिखी जिसमें उसने अपना पूरा मकान अपने पोते अजय को देने की बात की। वसीयत पर दो स्वतंत्र गवाहों ने हस्ताक्षर भी किए, लेकिन अजय जो लाभार्थी है ने भी वसीयत पर नीचे लिख दिया, मैं अजय इस वसीयत को स्वीकार करता हूं, और हस्ताक्षर भी कर दिए। अब यह वसीयत कानूनी रूप से संदिग्ध मानी जा सकती है। क्यों मानी जा सकती है सर? क्योंकि लाभार्थी का वसीयत के साथ ऐसा जुड़ाव उस पर प्रभाव या दबाव का संकेत देता है। नंबर एक स्थिति हो गई। नंबर दूसरी स्थिति, इससे यह संदेह होता है कि वसीयत स्वतंत्र रूप से बनाई गई थी या नहीं बनाई गई थी। इसमें हम सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला भी देख लेते हैं। रानी पूर्णिमा देवी विरुद्ध कुमार खेतांदगर नारायण देव AIR 1962, सुप्रीम कोर्ट 567। इसमें न्यायालय का एक जो बताना है सर्वोच्च न्यायालय का, कि अगर लाभार्थी वसीयत के निष्पादन में उपस्थित था या उस पर उसका प्रभाव है, तो इसे सस्पेंशन सर्कुमिस्टेंस मतलब संदिग्ध गतिविधि माना जाएगा और निष्पादन को प्रमाणित करने की जिम्मेदारी और भारी इसमें हो जाएगी। ये सबसे महत्वपूर्ण बात सर निकलकर हमारे सामने आई है। इसी को मैंने इसी जजमेंट के कुछ पैरा को इसमें लिख दिया है। और दूसरा हमारा जजमेंट है सर H वेंकटचल लेंगर विरुद्ध BN थेम्मा AIR 1959, सुप्रीम कोर्ट 443। जहां वसीयत प्राकृतिक उत्तराधिकारियों को बाहर कर देती है और लाभार्थी वसीयत के निर्माण या स्वीकार करने में शामिल होता है, वहां वसीयत को साबित करने की अधिक सख्त कसौटी होगी, ये इसमें बताया गया। ऐसी वसीयत यदि बना दी गई है, सस्पेंशन वसीयत, संदिग्ध वसीयत, तो आप उसको कैसे निरस्त कराएंगे? उसमें 3 प्रकार सर मेरे द्वारा इसमें लिखे गए। नंबर 1 है सिविल कोर्ट में वसीयत के विरुद्ध सिविल सूट दायर करें। दिखाएं कि आप कोर्ट में जज साहब के समक्ष दावा पेश करें और जज साहब को बताएं कि लाभार्थी ने निष्पादन से पहले या उसके समय वसीयत को प्रभावित किया है। दूसरी स्थिति, वसीयत स्वतंत्र रूप से और बिना दबाव के नहीं बनाई गई है, यह आपको अदालत में साबित करना होगा। यदि आप अदालत में साबित कर देते हैं तो आप केस जीत सकते हैं सर। नंबर दूसरा, वसीयत को सस्पेशियन सर्कमस्टेंस के आधार पर चुनौती दें, संदिग्धता के आधार पर। इसमें नंबर 1 है लाभार्थी ने खुद वसीयत स्वीकार की और उस पर दस्तखत किए, जिससे निष्पक्षता पर सवाल उठता है। दूसरी बात है, यह स्थिति स्वेच्छा से नहीं बल्कि संभावित प्रभाव या साजिश को दर्शा सकती है। तीसरा है सर प्रोबेट एप्लीकेशन का विरोध करें या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के विरुद्ध आपत्ति दाखिल करें। तीसरा पॉइंट है इसमें, यदि वसीयत के आधार पर कोई अदालत में प्रोबेट या उत्तराधिकार पत्र के लिए आवेदन करे तो आप उसका विरोध करें। ये तीनों प्रकार सर आपके सामने मौजूद हैं। और इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि लाभार्थी ने वसीयत पर गवाह नहीं बने लेकिन हस्ताक्षर किए, वसीयत पर संदेह पैदा होता है। नंबर दूसरी स्थिति है, 2 स्वतंत्र गवाह मौजूद हैं, वसीयत शून्य नहीं होगी पर कोर्ट की सतर्कता इसमें बढ़ेगी। लाभार्थी की भूमिका प्रमाणित हुई, वसीयत रद्द की जा सकती है। निष्कर्ष है सर इसमें कि वसीयत की सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि उसका निष्पादन स्वतंत्र रूप से और बिना किसी प्रभाव या दबाव के किया गया हो। यदि लाभार्थी ने वसीयत पर स्वीकार करते हुए दस्तखत किए हैं तो यह वसीयत को संदेह के घेरे में लाता है और कोर्ट वसीयत को रद्द कर सकता है यदि साक्ष्य भी इससे समर्थन दें। इस पे जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है ASR श्रीनिवास एवं अन्य बनाम एस पदम्मावथम्मा 22 अप्रैल 2010 का सर ये फैसला है। इस फैसले के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो मैंने इसके अंदर लिखे हैं सर, वो मैंने लिखे हैं। उसमें से महत्वपूर्ण पैरा में से एक पैरे पे मैं आपको ध्यान दिलाता हूँ, जो इसके मामले को आपको पैरा क्रमांक 38 में सर मैं इसी को पढ़ के बता देता हूँ आपको, इससे आपको पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। ये सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। इसमें प्रथम अपीलीय न्यायालय ने यह भी पाया कि वसीयत वास्तविक नहीं है और इसके निष्पादन में संदिग्ध परिस्थितियां हैं। ये हमारा टॉपिक और टाइटल से संबंधित साइटेशन सर आपके लिए ढूंढ के लाया हूं मैं, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। ये काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इन हालात और परिस्थितियों में। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने देखा कि यद्यपि पुट्टा थयम्मा को कुछ विशिष्ट संपत्ति आवंटित की गई थी, वसीयत में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि कौन सी संपत्ति इंदिरा मम्मा को दी गई थी। यह भी देखा गया कि पुट्टथयम्मा के पुत्र की मृत्यु 27/10/73 को हो गई थी।
इसलिए उन्हें वह संपत्ति विरासत में मिली थी जो प्रतिवादी के हिस्से में आवंटित की गई थी। वसीयत में उस सटीक संपत्ति का वर्णन नहीं है जो पुट्टा थयम्मा द्वारा इंद्रमम्मा के पक्ष में वसीयत की गई हो। कुछ नाम ऐसे ही है सर इसमें जो पढ़ने में बड़े अलग तरीके से आते हैं। अनुसूचित संपत्ति का विवरण न होने से संदेह पैदा होता है कि क्या पुट्टा थयम्मा ने वसीयत प्रदर्श D1 निष्पादित की थी। यह देखा गया कि यदि उनका इरादा अपनी सारी संपत्ति इंदिरा मम्मा को देने का होता तो उन्होंने वसीयत में उन सभी संपत्तियों का विवरण दिया होता जो उनकी संपत्ति थी। प्रथम अपीली न्यायालय ने आगे कहा कि इस बात का कोई कारण नहीं बताया गया कि वसीयत को पंजीकरण के लिए दो अलग अलग मौकों पर उपपंजीयक के समक्ष क्यों पेश किया गया। हालांकि पुट्टथयम्मा के बेटे को अपनी संपत्ति से तलाक के बाद मृत्यु हो गई थी, लेकिन वसीयत में उसे कुंवारा बताया गया है। वसीयत में इस बात का कोई कारण नहीं बताया गया है कि पुट्टथयम्मा ने अन्य दो बेटियों को संपत्ति से बाहर क्यों रखा, दो बेटियों को। क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 ने संदिग्ध परिस्थितियों की व्याख्या नहीं की, इसलिए वसीयत असली नहीं है। अब मैंने लाल स्याही से इसको बोल्ड करके लिखा है। जो हम मुख्य बात पे आ रहे हैं कि लाभार्थी आप कह लें, बेनिफिशियरी आप कह लें, यदि वसीयत के समय मौजूद होता है तो उसकी मौजूदगी ही वसीयत को संदेह के घेरे में लाकर खड़ा कर देती है। जब तक कि उसको पूर्ण रूप से साबित ना किया जाए, ऐसी वसीयत को अदालत शून्य घोषित कर सकती है। अब हमारे मामले में तो वसीयत गृहीता की उपस्थिति से भी ज्यादा बात हो गई सर। मतलब ये जो साइटेशन है ये तो उससे भी आपको बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, क्योंकि इसमें तो उपस्थिति ही संदेहजनक मानते हुए उस वसीयत को विधि अनुसार नहीं माना गया। और इस मामले में जो हमारा टाइटल है इसमें तो वसीयत गृहीता दस्तखत ही कर रहे हैं, मतलब वो अपनी उपस्थिति को प्रमाणित भी कर रहे हैं दस्तखत करके। और यहाँ तो छिप के साथ में आए हैं, छिप के साथ में आए हैं और उपस्थित हैं, आगे रह के वसीयत बनवा रहे हैं, सारा सहयोग कर रहे हैं, ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, पंजीयन कार्यालय में जा रहे हैं, वसीयतकर्ताओं को लेकर आ रहे हैं। तो इस स्थिति को भी डाउटफुल माना है और आपने दस्तखत कर दिए, तो वो तो गंभीर संदेह उत्पन्न कर रही है। सर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। प्रथम अपीली न्यायालय ने यह भी देखा कि हालांकि वसीयत में इंदिराम्मा एकमात्र लाभार्थी हैं, लेकिन वे वसीयत लिखे जाने के समय मौजूद थी। ये पहला क्रमांक पढ़ रहा हूं सर मैं सर्वोच्च न्यायालय का। जब वसीयत पंजीकरण के लिए पेश की गई थी तब वे रजिस्ट्रार के कार्यालय में मौजूद भी थी। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि इंदिरम्मा की मुकदमे वाली संपत्ति पर बुरी नजर थी, इसलिए अन्य संपत्तियों का विवरण नहीं दिया गया था। यह हम रामचंद्र बनाम चंपाड़िया AIR 1965 ACC 357 मामले में इस न्यायालय द्वारा दी गई टिप्पणी पर ध्यान दे सकते हैं। इस न्यायालय ने जो उसमें टिप्पणी की, अब मैं इसका लास्ट पैरा सर आपको पढ़ के बता देता हूं। इनकी उपस्थिति के मामले प्रथम अपीली न्यायालय ने माना है सर ये कि वसीयत के समय उपस्थित थी, और प्रथम अपीली न्यायालय के जजमेंट को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बहाल रखा है, उसी को अंत रूप दिया गया है। जो मैं इसमें फिर मैंने लाल स्याही से बोल्ड किया अंत में मैंने आपको कि इसलिए हम इस विवादित निर्णय को बरकरार रखने में असमर्थ हैं। अपील स्वीकार की जाती है, उच्च न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाता है और प्रथम अपीली न्यायालय अर्थात मैसूर स्थित प्रधान सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड के न्यायालय के निर्णय को बहाल किया जाता है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका वाला जजमेंट है कि उसकी उपस्थिति को ही डाउटफुल इसमें बताया गया है। इसको मैंने सर सरल भाषा में भी आप लोगों के लिए तैयार किया है। ये जो जजमेंट है ये वही जजमेंट है। इसमें ट्रायल कोर्ट का जो निर्णय मैं आपको बता देता हूं कि वादिनी ललितम्मा पुत्री जो है वह संपत्ति में पूर्ण स्वामी और कब्जा दिलाने की मांग की गई थी इन्होंने ट्रायल कोर्ट में। उत्तरदायी सी पद्मावथम्मा ने पुट्टय्या थम्मा की पंजीकृत वसीयत 1974 प्रस्तुत की। निर्णय क्या हुआ इसमें, ट्रायल कोर्ट ने वाद खारिज किया, वसीयत को वैध माना। प्रथम अपीली न्यायालय ने क्या किया, इसमें वादी ने अपील की पुट्टथम्मा की मृत्यु के कुछ वर्ष पहले रजिस्टर्ड वसीयत में संपत्ति का स्पष्ट उल्लेख नहीं, लाभार्थी इंदिरम्मा द्वारा स्वयं वसीयत का रजिस्ट्रेशन कराना, कोई गवाह न्यायालय में पेश नहीं, संपत्ति दोबारा संदिग्ध रूप से रजिस्टर कराई गई। निर्णय, अपीली न्यायालय ने वाद को डिक्री किया, ललितम्मा को संपत्ति में स्वामित्व मिला। ये प्रथम अपीली न्यायालय ने यह फैसला दिया। अब इसके बाद हाईकोर्ट में आप गए, कर्नाटक उच्च न्यायालय में। प्रथम अपीली न्यायालय का निर्णय खारिज और ट्रायल कोर्ट का निर्णय पुनः लागू कर दिया उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट में आप गए सर, तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और फर्स्ट अपीलेट कोर्ट के आदेश को बहाल कर
संपत्ति का स्वामित्व ललितम्मा पक्ष को दिया। तो ये इस प्रकार से एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है और इसमें जो न्यायिक सिद्धांत बताए गए हैं वो भी मैंने इसमें लिखे हैं। निष्कर्ष है, यह केस वसीयत से संबंधित कानून में मील का पत्थर है, जो स्पष्ट करता है कि अगर वसीयत के निष्पादन में लाभार्थी की भूमिका हो, गवाहों की साक्ष्य ना हो और संपत्ति का विवरण अस्पष्ट हो, तो ऐसी वसीयत को न्यायालय अमान्य घोषित कर सकता है, भले ही वह पंजीकृत क्यों ना हो, कर सकता है। अंत में फैसला सर न्यायालय का ही होगा। वो गुण दोषों के आधार पर देखेगा, हर केस की परिस्थिति, हर केस की कंडीशंस, हर केस के गवाह, सिचुएशन अलग अलग होती है। तो आपका केस अगर इस प्रकार का है तो आप उसको इस प्रकार से इस न्याय दृष्टांत का लाभ वहां पर आप लेने की कोशिश कर सकते हैं और आप जज साहब से निवेदन कर सकते हैं कि आपके मामले में भी इसी प्रकार की परिस्थिति है और वसीयत गृहीता के द्वारा दस्तखत कर दिए गए हैं, उपस्थित भी था, आगे रह के सारा वसीयत का निष्पादन करवाया, एग्जीक्यूशन करवाया, तो संभव है कि आप केस सर जीत जाएं। क्योंकि ये कोशिशें होती हैं अदालत में, आपको अपनी कोशिश करना है, विपक्षी उसकी कोशिश करेगा और गुण दोषों के आधार पर जज साहब के द्वारा फैसला किया जाएगा। जो आप जितना अच्छी कोशिश आप करेंगे, जितना अच्छे तथ्य आप रखेंगे, जितना अच्छा कानून जज साहब को बताएंगे, उतनी ही ज्यादा संभावना आपके केस को जीतने की बढ़ती चली जाएगी। हम आगे बढ़ते हैं सर। इसमें एक और केस है सर, इसमें दुर्गा प्रसाद विरुद्ध डेबी चरण AIR 1979 सुप्रीम कोर्ट 1231। कोडिशील एक वेद वसीयत का हिस्सा होता है। वह तभी वेद माना जाता है जब इसकी निष्पादन प्रक्रिया वैसी ही हो जैसी वसीयत की होती है। अब ये वसीयत सर जो बना दी गई है, तो अब इसको हम रद्द कैसे कराएंगे? तो कुल 3 प्रकार के तरीके मैंने बताए इसमें आपको, उसी प्रकार से मैंने इसमें भी लिखा है। सिविल वाद न्यायालय में दायर करें, प्रोबेट में आप उसका विरोध करें, और यदि संपत्ति पर कब्जा हुआ है तो रिवोकेशन ऑफ पोजीशन और प्लस इंजेक्शन का वाद मिलाकर आप दाखिल करें। यह दिखाएं कि बिना अधिकार व मृत्यु पूर्व हस्तक्षेप कब्जा अवैध है। अब इसमें सर मैं आपको जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कुछ बता दूं कि जैसा कि जो इसका बेसिक लॉ है वसीयत का बेसिक लॉ यही कहता है कि ये एक तरफा घोषणा होती है और इसकी जानकारी वसीयत गृहीता को देना कोई जरूरी भी नहीं है और न ही वसीयत गृहीता के दस्तखत उस पर आवश्यक हैं, बल्कि उसकी उपस्थिति ही वसीयत को डाउटफुल बना देती है। क्योंकि ये माना जा सकता है कि वसीयत गृहीता के द्वारा वसीयतकर्ता को बहला फुसलाकर, डरा धमकाकर, लालच देकर, नशीली दवा खिलाकर या किसी भी प्रकार से ब्लैकमेल करके ले जाया गया और वसीयत का निष्पादन करवाया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस में ले जाया गया, या नोटरी वकील साहब के समक्ष ले जाया गया, या फिर हस्तलिखित वसीयत उनसे करवा ली गई और गवाह के दस्तखत करवा लिए गए। किसी भी प्रकार की धमकी देकर उनको इस प्रकार की धमकी की वो रजिस्ट्रार ऑफिस में चुप होकर उन्होंने वसीयत का निष्पादन कर दिया और चुप होकर ही नोटरी वकील साहब के समक्ष नोटरी पे दस्तखत कर दिए और हाँ हाँ कर दी। क्यों? क्योंकि वो बेक में वो एक अलग तरीके की धमकी दे चुका है। तो ऐसी स्थिति में उसकी उपस्थिति ही डाउटफुल मान ली जाती है। और कई भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सर कई फैसले हैं जिसमें इस प्रकार की वसीयत को यदि विधि अनुसार प्रमाणित नहीं किया गया तो उसको शून्य माना गया है। महज वसीयत रजिस्ट्रेशन से ही मान्य नहीं हो जाती। यदि उसे अदालत में चुनौती दे दी गई है तो आपको विधि के अनुसार उसको प्रमाणित करना होगा, 2 गवाह से प्रमाणित करना होगा और अदालत में आपको बताना होगा कि वसीयतकर्ता की यही अंतिम इच्छा थी, गवाह भी यही बात बोलेंगे। ये सारी चीजें उसमें होंगी। अब ये सर चीज कब होती है कि ये वसीयतकर्ता के द्वारा अपनी अंतिम घोषणा कर दी गई। जैसे कि लिखा है जो कागज पर, यह आखिरी फरमान है, इस वसीयत के शब्दों में जिंदगी का अरमान है। लिखा है जो कागज पर, यह आखिरी फरमान है, इस वसीयत के शब्दों में जिंदगी का अरमान है। तो ये वसीयतकर्ता का आखिरी अरमान और फरमान होता है जो स्वयं लिखता है और मृत्यु के बाद प्रभाव में आता है। ये इसका मूल भाव है वसीयत का, मृत्यु के बाद प्रभाव में आता है। वसीयत गृहीता के द्वारा मृत्यु से पहले ही उसको स्वीकार कर लिया गया तो वसीयत का तो जो मूल भाव है वही खत्म हो गया। मतलब मृत्यु के बाद जो चीज प्रभाव में आना थी, जो कानून में दिया गया है भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की, उसका उल्लंघन करते हुए आपने वसीयतकर्ता के जीवित अवस्था में इसको स्वीकार कर लिया। तब ये एक गंभीर समस्या पैदा हो गई और वो वसीयत सस्पेक्टेड हो गई और यदि उसको विधि अनुसार साबित नहीं किया गया तो वसीयत को अदालत के द्वारा निरस्त भी कर दिया जाएगा, रद्द और शून्य भी घोषित कर दिया जाएगा।
क्यों? क्योंकि वो वसीयत गृहीता का क्या मोह था, क्या लालच था, क्या स्वार्थ था जो साथ में उपस्थित हुआ। जबकि वसीयतकर्ता का खुद का स्वस्थ बालिग और मतलब स्वस्थ मस्तिष्क का होगा तभी वो वसीयत कर पाएगा। धारा 59 में बताया गया है भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की कि वसीयतकर्ता का स्वस्थ और बालिग होना जरूरी है। अब ये इसकी पहली शर्त है कि जब वो स्वस्थ और बालिग है तभी तो उसने वसीयत की। अब यदि धारा 59 की इन शर्तों का पालन नहीं हो रहा है तो ऐसी स्थिति क्या आन पड़ी या क्या आ गई कि वसीयत गृहीता उसको लेकर गया, मतलब वसीयत गृहीता लेकर गया मतलब वो चलने फिरने में असमर्थ थे, मानसिक रूप से अस्वस्थ थे। कोई तो रीजन उसमें पैदा होने लगता है सर। क्यों? क्योंकि यदि वसीयत गृहीता के सहयोग की जरूरत नहीं थी तो वसीयत गृहीता का सहयोग क्यों लिया गया? वसीयत गृहीता ने उस पर स्वीकृति के दस्तखत क्यों किए? उसको एडमिशन क्यों की? भाई ये कार्य तो कानून के तहत वसीयतकर्ता को ही दिया गया है, ये अधिकार कानूनी कि वो धारा 59 और धारा 63 के तहत वसीयत का निष्पादन कराए। धारा 59 में सर स्पष्ट बताया है स्वस्थ, चित और बालिग होना जरूरी है और दो गवाहों के सामने समक्ष वो वसीयत का निष्पादन करेगा, दो गवाह उस पर दस्तखत करेंगे। अब जब वो स्वयं स्वस्थ और बालिग है तो वसीयत गृहीता महोदय क्यों जा रहे हैं उसके साथ? क्या रीजन है? तो ये चीजें एक बहुत जबरदस्त डाउट पैदा करती हैं कि निश्चितया वसीयत गृहीता मानसिक रूप से अस्वस्थ था, बेहोशी की हालत में था या डरा धमका कर ले जाया गया था। ये सब चीजें उस वसीयत को सस्पेक्टेड कर देती हैं, डाउटफुल बना देती हैं और उसको विधि अनुसार निष्पादित किया हुआ नहीं माना जाएगा जब तक वो उसको साबित ना कर दे। और अदालत इन सब चीजों को देखेगी और गुण दोषों के आधार पर फैसला दिया जाएगा। हमारे एक व्यूवर्स का भी यही सवाल था कि यदि वसीयत गृहीता वसीयत पर दस्तखत कर देता है तब क्या परिणाम होंगे। तो ऐसी वसीयत विधि अनुसार संदिग्ध परिस्थितियों में बनाएगी मानी जाएगी और यदि वसीयतकर्ता के द्वारा उसको विधि अनुसार साबित नहीं किया जा सका तो ऐसी वसीयत को अदालत के द्वारा मान्य नहीं किया जाएगा। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है मैं आपको आगे इस ई बुक से भी परिचित करा देता हूं जो मैंने इसी पॉइंट पर लिखी है। आइए सर, ये जो सर ई बुक है इसके अध्याय 6 से भी हम थोड़ा सा परिचित हो लेते हैं। ये भी हमारे टाइटल से संबंधित है क्योंकि इसमें बताया गया है कि ना तो वसीयत गृहीता को जानकारी देना जरूरी है ना ही उसके दस्तखत जरूरी हैं। ये एक पक्षी दस्तावेज है और इसकी ड्राफ्टिंग भी जो होती है उसमें सिर्फ वसीयतकर्ता और दो गवाह की मौजूदगी रहती है, बाकी कोई नहीं रहता है। तो हम इस बारे में चर्चा करते हैं कि जो एक सामान्य प्रश्न है इसमें लाभार्थी की भूमिका गवाह के रूप में, उनकी स्थिति और निष्पादक के रूप में लाभार्थी को नियुक्त करने के कानूनी पहलुओं की इसमें चर्चा की गई है। क्या बेनिफिशियरी का वसीयत जानना जरूरी है? इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। वसीयत में लाभार्थी का नाम और उनके अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। यह सवाल उठता है कि क्या लाभार्थी को वसीयत के बारे में जानकारी होनी चाहिए और क्या इसके बिना वसीयत वैध रहेगी? इसका उत्तर है लाभार्थी को वसीयत की जानकारी होना जरूरी नहीं है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के तहत वसीयत में नामित लाभार्थी को वसीयत की जानकारी होना अनिवार्य नहीं है। वसीयतकर्ता अपनी संपत्ति का वितरण करने के लिए स्वतंत्र होते हैं और यह केवल वसीयतकर्ता की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह लाभार्थी को वसीयत के बारे में सूचित करना चाहते हैं या नहीं। दूसरी स्थिति है वसीयत का खुलासा बाद में हो सकता है। लाभार्थी को वसीयत की जानकारी केवल तब मिलती है जब वसीयतकर्ता का निधन हो जाता है और वसीयत को लागू किया जाता है या उस समय वसीयत के निष्पादन में आ सकती है और वसीयत के निष्पादक या गवाहों द्वारा इसे प्रकट किया जाता है। ये दूसरी स्थिति हो गई सर। तीसरी स्थिति देख लेते हैं हम इसमें। धारा 63 वसीयतकर्ता को अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त करने का अधिकार है और इसमें निर्धारित नहीं किया गया है कि लाभार्थी को वसीयत के बारे में जानने की आवश्यकता है। ये बेसिक लॉ है सर। उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं कि माधुरी ने अपनी संपत्ति को अपनी बेटी रचना को देने के लिए वसीयत बनाई। रचना को वसीयत की जानकारी नहीं थी लेकिन जब माधुरी का निधन हुआ तो रचना को वसीयत के निष्पादन के दौरान इस बारे में बताया गया। यह पूरी प्रक्रिया कानूनी रूप से वैध थी क्योंकि लाभार्थी को वसीयत का पहले से ज्ञान होना जरूरी नहीं है। दूसरा है बेनिफिशियरी गवाह हो तो क्या वसीयत वैध रहेगी? यह सवाल वसीयत के गवाह के रूप में लाभार्थी की भूमिका को लेकर उठता है। क्या लाभार्थी का वसीयत के गवाह के रूप में उपस्थित होना वसीयत की वैधता को प्रभावित करता है? कानूनी स्थिति नंबर 1, गवाह के रूप में लाभार्थी का होना भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 63 के अनुसार वसीयत के गवाहों का जो मुख्य उद्देश्य होता है सर,
यह सुनिश्चित करना है कि वसीयतकर्ता ने अपनी इच्छा से वसीयत बनाई। यदि गवाह वही व्यक्ति है जो लाभ प्राप्त करने वाला लाभार्थी है, तो यह वसीयत की वैधता को प्रभावित कर सकता है। जैसा कि धारा 67 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 में मैंने आपको प्रारंभ में बताया है कि यदि लाभार्थी ही गवाह बन जाता है तो वो उसका हक उसमें प्राप्त नहीं कर सकता। लाभार्थी के गवाह होने की स्थिति में यदि लाभार्थी वसीयत के गवाह के रूप में उपस्थित होता है तो इस स्थिति में वह लाभ प्राप्त करने योग्य नहीं होगा। यानी वसीयत में उसके लिए जो हिस्सा तय किया जाता है वह हिस्सेदारी अवैध हो सकती है। इससे यह स्थिति उत्पन्न होती है कि वह लाभार्थी के रूप में वसीयत से लाभ प्राप्त नहीं कर पाएगा, लेकिन वसीयत की वैधता पर कोई असर नहीं होगा और बाकी हिस्सेदारों को उनका हिस्सा मिलेगा। ये इसमें कानूनी पॉइंट बताया गया है, कानूनी धारा भी सर इसमें उदाहरण भी है। ये इसमें और भी बहुत कुछ इसमें लिखा हुआ है सर। अब मैं आपको सिर्फ डायरेक्ट इससे परिचित करा देता हूँ कि ये इसका टाइटल और शीर्षक है जो मैंने आपको बताया था, और इसमें जो कुछ अध्याय भी हैं। ये डिस्क्लेमर भी है, डिस्क्लेमर में लिख देता हूँ सर। मतलब ये एक कानूनी मार्गदर्शन और सूचना है। इसका इस्तेमाल आप आपकी स्वयं की जानकारी के लिए कर सकते हैं। इसको आप किसी अदालत में पेश नहीं कर सकते, एसडीएम कोर्ट में पेश नहीं कर सकते, किसी सरकारी दफ्तर में पेश नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक पीडीएफ है सर, पीडीएफ। आप समझते हैं ना पीडीएफ? आप मुझसे अक्सर कहते हैं कि सर आप जो भी वीडियो बनाए तो उसका पीडीएफ आप हमें दें, लेकिन इंस्टा मोजो पे और अन्य प्लेटफार्मों पे इसको ई बुक के नाम से कहा जाता है, ई बुक के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये जब आप इसको खरीदेंगे तो पीडीएफ के रूप में ही आपको प्राप्त होगी, और ये कानूनी मार्गदर्शन है। इससे आपको एक गाइडलाइन मिलती है। इससे कोई दावा नहीं है कि आप केस जीत जाएंगे या आप केस हार जाएंगे। केस का हारना और जीतना जज साहब के द्वारा गुण दोषों के आधार पर तय किया जाएगा, लेकिन एक प्राथमिक रूप से आपको एक रास्ता जरूर मिल जाता है कि आप जब मुसीबत में बैठे हुए हैं तब आपको क्या कानूनी सहायता और क्या रास्ता मिल सकता है। आइए सर हम इसमें देख लेते हैं। इन अध्यायों में प्रस्तावना है सर। इसमें प्रस्तावना के बाद ये वसीयत की परिभाषा भी सर इसमें मैंने लिखी है, और वसीयत से जुड़े पक्षकार, वसीयतकर्ता, लाभार्थी, गवाह और निष्पादक, इनके बारे में भी जानकारी दी है। धारा 63 के बारे में भी बताया है, बेनिफिशियरी के हस्ताक्षर, वसीयत को वैध कैसे बनाएं, और क्वेश्चन एवं आंसर और निष्कर्ष और सुझाव। और ये अंत में सर इसके मैंने स्पेशली डिस्क्लेमर भी लिखी है, जिसमें मैंने बहुत कुछ निर्देश दिए हैं जो अभी मैंने आपको बताए थे। तो इस प्रकार से सर आज का जो हमारा टॉपिक है, जो टाइटल है कि वसीयत पर वसीयत गृहीता के द्वारा यदि दस्तखत कर दी जाए तो क्या स्थिति बनेगी। तो सर ये तो बड़ी गंभीर स्थिति हो गई, क्योंकि वसीयतकर्ता मतलब वसीयत पर यदि वसीयत गृहीता ने दस्तखत कर दिए तो ये तो गंभीर स्थिति हो गई। क्यों? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालयों के फैसले में सिर्फ वसीयत गृहीता का उपस्थित होना ही डाउटफुल बताया गया है, और कई निर्णयों में वसीयत गृहीता की उपस्थिति की वजह से वसीयत को डाउटफुल मानकर वसीयत को निरस्त कर दिया गया। ये मैंने कुछ न्याय दृष्टांत भी इसमें दिए हैं। बेसिक लॉ भी सर यही कहता है। धारा 67 स्पष्ट कहती है, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की क्लियर कहती है सर। धारा 67 में आपको एक बार और बता दूंगा, आप देख रहे हैं ये बुक्स मैं आपके लिए लेके बैठा हूं। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 67 में ये अध्याय 5 में दिया गया है सर आपका, कि विलों का अनुप्रमाणन, प्रतिसहरण, परिवर्तन और पुनः प्रवर्तन। अंग्रेजी में भी पढ़ देता हूँ, केवी वर्ष का कहना है। ऑफ द अटेस्टेशन, रिवोकेशन, एलर्टेशन एंड रिवाइवल ऑफ विल्स। धारा 67, इफेक्ट ऑफ गिफ्ट टू अटेस्टिंग विटनेस। A will shall not be deemed to be insufficiently attested by reason of any benefit thereby given either by way of bequest or by way of appointment to any person attesting it, or to his or her wife or husband, but the bequest of appointment shall be void so far as concerns the person so attesting of wife of husband of such person or any person claiming under either of them। ये इंग्लिश में सर इसमें बताया गया है, और एक्सप्लेनेशन में दिया है, ए लिगेटी अंडर अ विल डज नॉट लूज हिज लिगेंसी बाय अटेस्टिंग ए कोडिसिल दैट कन्फर्म द विल। इसकी जो नीचे व्याख्या दी गई वो पढ़ देता हूं सर मैं आपको, कि किसी वसीयत को इस कारण अपर्याप्त रूप से अनुप्रमाणित नहीं माना जाएगा कि वसीयतकर्ता द्वारा उसे अनुप्रमाणित करने वाले व्यक्ति या पत्नी या पति जिसे वसीयत के रूप में लाभ दिया गया है, किंतु वसीयत वहां शून्य हो जाएगी जहां उसका संबंध अनुप्रमाणित करने वाले व्यक्ति या पत्नी या उनमें से किसी के अधीन दावा करने वाले व्यक्ति से है। ये धारा स्पष्ट रूप से बताती है कि यदि वसीयतकर्ता ने
उदाहरण के तौर पे आप इसको ऐसे समझ लेते हैं कि एक पिता ने उसकी जीवित अवस्था में उसकी 5 बीघा जमीन उसके 2 बेटों में वसीयत के जरिए दी, और उसमें उन्होंने लिखा कि मेरी मृत्यु उपरांत मेरी 5 बीघा जमीन में से 2.5 बीघा जमीन मेरा एक बेटा प्राप्त करेगा और 2.5 बीघा जमीन मेरा दूसरा बेटा प्राप्त करेगा। अब जो दूसरा बेटा है, जब वसीयत लिखी गई तो वो उसमें गवाह बन गया। पहला बेटा नहीं बना, दूसरा बेटा बन गया। तो धारा 67 के तहत जो दूसरा बेटा उसमें गवाह बना है, तो वो ढाई उसके लिए वसीयत शून्य होगी और 2.5 बीघा जमीन उसमें से प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा। लेकिन जो पहला बेटा है वो वसीयत के अनुसार उस प्रॉपर्टी में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी होगा। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उदाहरण के साथ मैंने आपको समझाई है। इसको दूसरे भी कई उदाहरण भी हो सकते हैं और कई तरीके से इसको समझा भी जा सकता है और समझाया भी जा सकता है। लेकिन जो बुक में मेन डेफिनेशन दी गई है वो यही दी गई जो मैंने आपको इंग्लिश में भी पढ़ के बताई, कि यदि लाभार्थी अनुप्रमाणित जो साक्षी है उसका अगर कोई उसमें हित है, लाभ है, तो वो उसमें लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा। तो आज के वीडियो में सर मैंने इस टॉपिक पर आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर। एक बात की जानकारी और दे दूं सर, ये जो ई बुक मैंने आपके लिए तैयार की है, इसकी कीमत मात्र 199 रुपये मेरे द्वारा रखी गई है, 199 रुपीज। और उसकी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तो आप इसको वहां से परचेस कर सकते हैं। मैंने बुक के अंदर क्या क्या फैक्ट लिखे हैं, क्या क्या ला लिखा है, वो सब मैंने इस वीडियो के अंदर आपको परिचित करा दिया है। मेरा वीडियो देखने के बाद यदि आपको महसूस होता है कि ये ई बुक आपके लिए कहीं ना कहीं लाभकारी है, तभी इसे आप खरीदें। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए उपयोगी नहीं है, आपके लिए लाभकारी नहीं है, तो आप इसको नहीं खरीदें। मेरा वीडियो के अंदर ई बुक के अंदर से जानकारी देने का मकसद और उद्देश्य यही है कि आप इस ई बुक से भली भांति परिचित हो लें, क्योंकि ये सभी जानकारी मैं बगैर ई बुक देखे भी आपको बता सकता हूँ। लेकिन उस समय आपको ये पता नहीं होगा कि ई बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो इसी दशा में मेरे द्वारा ई बुक के अंदर से जानकारी दी जाती है ताकि आप उसको देख लें, सुन लें, समझ लें, भली भांति परिचित हो लें। उसके बाद आपको लगता है तो आप इसको खरीद लें। प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक, इसी नाम से मेरा स्टोर है और उस पर तकरीबन 125 ई बुक मेरे द्वारा अपलोड की जा चुकी हैं। आप डायरेक्ट लिंक के जरिए मेरे ई बुक स्टोर पर भी जा सकते हैं। वहाँ सभी ई बुक्स आपको मिल जाएंगे जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आपको महसूस हो, आप उसको वहाँ जाके परचेस कर सकते हैं। और आपको पर्टिकुलर इस वीडियो की भी ई बुक इस वीडियो के नीचे इस वीडियो के नीचे लिंक उसकी आपको मिल जाएगी और स्टोर की भी लिंक आपको मिल जाएगी। और तो इस प्रकार से सर मैंने आपको आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है उस पर मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान की है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया। मेरे वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।